नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट और फर्स्ट और सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर की आपको सुबह ही आपको वीडियो प्राप्त हो जाती है डेली 6 बजे 6 बजे। और ये हम लोग अब यहाँ पर कर रहे हैं कौन सा, वैदिक काल। वैदिक काल की इससे पहले आपको 2 क्लासें इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को दी जा चुकी है। तो ये तीसरी क्लास रहेगी, वैदिक काल की तीसरी क्लास रहेगी। और वैदिक काल के आज कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक है, जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और वह वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। ठीक है, चलिए जी करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। आज का जो क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड एवं अनुष्ठानों पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद प्रकाश डालते हैं। निम्नांकित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक संहिता सही युग सुमेलित नहीं है? ये देखना भाई कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर निगेटिव क्वेश्चन हमको इसमें देखना है। ठीक है, तो निगेटिव देखना है इसमें हमको। तो सबसे पहले दिया गया है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है ये इसमें आपको बताना। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, वैदिक संहिता है। ठीक है, वैदिक संहिता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण को देखना है कहाँ से, ये जो ना कि किससे मिलान नहीं करता। ठीक है, अच्छा इसमें देखना हमको क्या देखना भाई, सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है और तांडीय ब्राह्मण सामवेद संहिता, कोशित की ब्राह्मण यजुर्वेद संहिता और गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद संहिता। देखो कोशित की जो है आपका, ये कोशित की जो दिया गया है ये आपका ऋग्वेद से संबंधित है। और इसके अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण भी आपका ऋग्वेद से ही संबंधित है। इसके अलावा तांड्रेय ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। गोपत ब्राह्मण आपका अथर्ववेद से संबंधित है। तो कुल मिलाकर इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि जो सा गलत जो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा हमारा कौन सा, वो होगा आपका सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि सी आपका कोशित की ब्राह्मण जो है, ठीक, ये आएगा किसके लिए, यजुर्वेद के लिए। ठीक है, यजुर्वेद इसका सही होना था। ठीक है, इसके सॉरी ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद इसका सही होना था। ठीक है, जबकि बात करें यजुर्वेद संहिता की, ठीक है, तो यजुर्वेद संहिता में आपके कौन कौन से आते हैं, तो यजुर्वेद संहिता में आता है एक तो आपका सतपथ ब्राह्मण आता है। ठीक है, यजुर्वेद में एक तो आपका सतपथ ब्राह्मण आता है। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण के अलावा यहाँ से आपका तैत्रीय ब्राह्मण भी इसी में शामिल है। ठीक है, तैत्रीय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण। ठीक है, तो ये आपके दोनों के दोनों जो हैं ये किसके हैं, ये हैं आपके यजुर्वेद संहिता के। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, यानी कि आपका सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो सी आंसर आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो आ जाएगा ये आपका, ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश या परिवार से संबंधित है। ठीक है, तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल, ऋग्वेद का कौन सा मंडल नहीं, ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश या परिवार से संबंधित है, ये इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट बताओ भाई इसका आंसर कौन सा आएगा। ठीक है, किससे संबंधित है, ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश या परिवार से संबंधित है, किस वंश या परिवार से संबंधित है, ये इसमें आपको बताना है। ठीक है, देखिए आपका ऋग्वेद में आपके कितने मंडल दिए गए, ऋग्वेद में 10 मंडल दिए गए हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल दिए गए हैं और दूसरे से लेकर 7 वाले, 2 से लेकर 7, ठीक है, 2 से लेकर 7 तक सबसे नवीन मंडल माने, सॉरी सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं, जबकि 1 व 10वां, ठीक है, पहला और 10वां ये सबसे नवीन मंडल माने जाते हैं। ये सबसे प्राचीन मंडल हैं, ये सबसे प्राचीन मंडल हैं और ये सबसे नवीन मंडल माने जाते हैं, ये सबसे नवीन मंडल माने जाते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है वो किससे संबंधित है। देखो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किया गया है। किसका, 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध जो हुआ था, 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख इसमें किया गया है। 10 राज्य युद्ध की अगर मैं बात करूं तो ये राजा सुदास, राजा सुदास, राजा सुदास व 10 अन्य या 10 अनार्यों, 10 अनार्यों, इसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य। ठीक है, तो कुल मिलाकर 10 अनार्यों
शासकों के बीच में कहाँ पर लड़ा गया? पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। पुरुषणी नदी के तट पर ये लड़ा गया, ठीक है। पुरुषणी नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था, ठीक है। अब भाई पुरुषणी नदी किसको कहा जाता है? तो पुरुषणी नदी कहा जाता है आपका रावी नदी को, ठीक है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पंजाब के क्षेत्र में रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई थी, यानी कि कुल मिलाकर 10 राजाओं को इसने पराजित किया था। और इसमें जो आपके परिवार से संबंधित थे, कौन से थे? वशिष्ठी, ठीक है। वशिष्ठी परिवार से संबंधित थे। तो आंसर आपका इसमें सी आपका सही होगा, ठीक है। इसका आंसर कौन सा होगा भाई? सी आंसर आपका सही इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, जबकि भारद्वाज की अगर मैं बात करूं तो भारद्वाज का उल्लेख मिलता है तीसरे मंडल में, ठीक है। भारद्वाज का उल्लेख मिलता है कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में, ठीक है। जबकि बात करें, एक मिनट, ठीक है, भारद्वाज का तीसरे में नहीं, ठीक है। भारद्वाज का मिलेगा छठे मंडल में, ठीक है। भारद्वाज का उल्लेख मिलेगा छठे मंडल में। विश्वामित्र का उल्लेख मिलेगा तीसरे मंडल में, ठीक है, जिसमें गायत्री मंत्र है, ठीक है। इसके अलावा अत्रि, अत्रि की अगर बात करें तो अत्रि का जो उल्लेख है वो आपका कौन से मंडल में किया गया? 5वें मंडल में किया गया, ठीक है। अत्रि का उल्लेख जो है वो 5वें मंडल में किया गया। तो 5वें मंडल से संबंधित कौन है? अत्रि है, ठीक है। इसके अलावा छठे मंडल से संबंधित भारद्वाज है और तीसरे मंडल से संबंधित कौन है? विश्वामित्र। और वशिष्ठी की अगर बात करें तो ये 7वें मंडल से संबंधित है, जिसमें आपका 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किया गया है, ठीक है भाई। चलिए जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। झेलम नदी का मूल नाम क्या था? तो झेलम नदी का नाम, मूल नाम क्या था, ये इसमें आपका पूछा गया कि झेलम जो नदी थी जम्मू कश्मीर में बहती है झेलम नदी, ठीक है। तो उसका मूल नाम क्या है, ठीक है। मूल नाम इसका क्या है, ठीक है। देखो भाई, झेलम की अगर मैं बात करूं आपसे, झेलम जो नदी है इसका जो उद्गम होता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में एक झील पड़ती है आपकी शेषनाग झील, ठीक है। जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के निकट एक झील पड़ती है शेषनाग झील। शेषनाग झील से इस नदी का उद्गम होता है वर्तमान में अगर बात करें। उसके बाद ये आगे जाकर श्रीनगर के निकट एक झील पड़ती है वूलर झील, ठीक है। वूलर झील में जाकर मिल जाती है, वूलर झील में जाकर मिल जाती है। उसके बाद आगे बहते हुए ये आपकी पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात करें, झेलम जो नदी है इसको प्राचीन ग्रंथों में या ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो इसको वितस्ता के नाम से जाना गया है। जबकि विपाशा की बात करें तो इसको व्यास के नाम से जाना जाता है। ये आपके हिमाचल प्रदेश और पंजाब के क्षेत्र में बहते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के क्षेत्र में बहती है, ठीक है। आगे बात समझे। तो ये जो नदी है आपकी, ये कौन कौन से राज्यों में बहती है, ठीक है। तो आपकी झेलम जो है, ठीक है, झेलम को वितस्ता कहा जाता है और ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य से बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। आगे जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है। बात करें व्यास नदी की, तो व्यास नदी का जो उद्गम होता है वो आपका हिमाचल प्रदेश से ही होता है और पंजाब में बहते हुए ये सतलज नदी से जाकर मिल जाती है। सरस्वती नदी जो है, ठीक है, ये आपकी वर्तमान में लुप्त हो चुकी है और ऐसा कहा जाता है कि घग्गर नदी जिस क्षेत्र से बहती है उसी क्षेत्र से ये बहती थी, ठीक है। उसी क्षेत्र से ये नदी बहती थी, ठीक है भाई। आगे बात समझे। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलें। चलिए जी, सतुर्दी, सतुर्दी किस नदी का प्राचीन नाम है? देखिए, सतुर्दी कहा जाता है किसको? सतलज को, ठीक है। सतुर्दी कहा जाता है किसको? सतलज को, ठीक है। सतुर्दी सतलज को कहा जाएगा, सतुर्दी कहा जाता है सतलज को। और सतलज के अगर उद्गम की बात करें तो तिब्बत के क्षेत्र से मानसरोवर झील है। तिब्बत में मानसरोवर झील के अंतर्गत एक आपका ताल पड़ता है जिसको राकसताल के नाम से जाना जाता है। राकसताल के नाम से इसको जाना जाता है। तो वहां से इसका उद्गम होता है, राकसताल से इसका उद्गम होता है। राकसताल कहाँ पर है? राकसताल आपका मानसरोवर झील में तिब्बत के अंतर्गत पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें भारत में एक दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला दर्रा उसको कहा जाता है। सिपकिला दर्रा पड़ता है। तो सिपकिले दर्रे से होकर ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद पंजाब होते हुए ये आपकी पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है। उसके बाद चिनाब नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है मिठानकोट नामक स्थान पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका जो है सतलज नदी में ही पंजाब में व्यास नदी आकर मिलती है। घग्गर की बात करें तो इसको आपका जो है ये हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र में रहती है, आगे पाकिस्तान में चली जाती है। इसको आपका क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा गया कि ये प्राचीन काल में जो ना सरस्वती नदी का क्षेत्र यही था जिस क्षेत्र से ये बहती है, ठीक है। इसके बाद रावी नदी की अगर बात करें तो रावी नदी
आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जाकर, देखिए पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है, चिनाब नदी से ये मिल जाती है। ठीक है, चलिए जी, सिंधु तो आप जानती हैं, सिंधु नदी का उद्गम भी आपका कहाँ से होता है, चेमा युंगडुंग जो ग्लेशियर है मानसरोवर झील के अंतर्गत ही चेमा युंगडुंग जो ग्लेशियर है वहां से इस नदी का उद्गम होता है। इसके बाद ये भारत में अगर बात करें तो लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान के बाद फिर ये चली जाती है कहाँ पर, ये चली जाती है जी अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में इन सभी नदियों का पानी लेकर ये आपके अरब सागर में चली जाती है। ठीक है, वर्तमान में सिंधु नदी के जल को ही रोक दिया गया है भारत पाकिस्तान के कारण। ठीक है, जिससे पाकिस्तान को समस्या हो। ठीक है भाई, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, सतलज। ठीक है, तो सतलज इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की पुष्टि करता है। तो वो कौन सा ग्रंथ है या कौन सा आपका वेद है या कौन सा ग्रंथ है, उपनिषद है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत या दैविक सिद्धांत की ये पुष्टि करता है या उसके बारे में बताता है। ठीक है, देखो भाई, ठीक है, एक वेद है आपका जिसको कहा जाता है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसमें 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो त्यजन इसमें 4 प्रकार के वर्ण का उल्लेख किया गया है और ऐसा कहा गया है कि आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से आपके वैश्य और शूद्र आपके जो है आपके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो इस बात की जानकारी किसमें मिलती है, ऋग्वेद से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ऋग्वेद से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई थी, जबकि अथर्ववेद की अगर बात करें तो ये आपका चौथा वेद है और सबसे नवीन वेद इसको माना जाता है। सामाजिक वेद या ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच की भूमि ब्रह्म या ब्रह्मव्रत कहलाई। तो कौन सी कहलाई आपको इसमें बताना है, सरस्वती नदी और दसवदंती नदी। ठीक है, बी में दिया गया है सरस्वती नदी और सरयू नदी, सी में है आपका सतुर्दी नदी और विपाशा नदी। ठीक है, यानी कि व्यास और सतलज। ठीक है, इसके अलावा डी में दिया गया है गंगा और यमुना। ठीक है, टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो ब्रह्मव्रत, ठीक है, ब्रह्मव्रत जो क्षेत्र है यानी कुल मिलाकर आर्यों का जो निवास क्षेत्र है वो कौन सा बताया गया है। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति थे आपके राजा थे आपके मौर्य काल के बाद एक वंश आया था जिसको कहा गया शुंग वंश। ठीक है, मौर्य काल के बाद एक वंश आया था जिसको कहा गया क्या, शुंग वंश। ठीक है, और शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्य भूति शुंग थे। ठीक है, पुष्य भूति शुंग इस वंश के, एक मिनट, पुष्य मित्र शुंग, पुष्य मित्र शुंग, भूति नहीं भाई। ठीक है, पुष्य मित्र शुंग। ठीक है, पुष्य मित्र शुंग जो है, पुष्य मित्र शुंग जो है संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने ही मौर्य वंश का अंत करके शुंग वंश की स्थापना की थी और भारत इन्हीं के जो है, इसी वंश की बात है, इसी वंश में मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति नामक पुस्तक लिखी गई, मनुस्मृति लिखी गई। इसी पुस्तक में इस बात की जानकारी मिलती है कि आपका जो है, ठीक है, किन 2 नदियों के बीच का ब्रह्मव्रत इस क्षेत्र को इन्होंने बताया था। ठीक है, और ये दोनों जो नदियां हैं, ये दोनों जो नदियां हैं ये आपके राजस्थान के क्षेत्र से बहती थी, हरियाणा व राजस्थान के क्षेत्र से बहती थी, हरियाणा व राजस्थान के क्षेत्र से दोनों की दोनों बहती थी। ठीक है, इसके अलावा सरस्वती नदी को, सरस्वती नदी को नदी तमा के नाम से भी, नदी सरस्वती की ही सहायता
10 राजाओं की लड़ाई यानी कि 10 राज्य युद्ध नदी के तट पर लड़ा था। अगर आपने सबसे पहला या दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, शायद वही था आपका कि 10 राज्य युद्ध जो है कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था, तो पुरुषनी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध लड़ा गया। पुरुषनी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध लड़ा गया, जिस बात की जानकारी 7वें मंडल से प्राप्त होती है। और आर्यों की ओर से राजा सुदास लड़े थे, जबकि 10 अन्य शासकों के साथ लड़ने में उनका युद्ध हुआ था और उन्होंने 10 राजाओं को पराजित कर दिया था। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? सही आंसर हो जाएगा पुरुषनी नदी। ठीक है, पुरुषनी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 10 राज्य युद्ध जो लड़ा गया था वो पुरुषनी नदी या परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। अस्कनी यह किस नदी का प्राचीन नाम है? तो अस्कनी किसको कहा जाता है ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, अस्कनी नदी जो है इसका प्राचीन नाम क्या था ये आपको इसमें बताना। देखो भाई, अस्कनी कहा गया किसको? चिनाब नदी को। चिनाब नदी को जो है अस्कनी नदी कहा गया है। कहाँ आंसर ये? तो चिनाब नदी को अस्कनी नदी कहा गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा क्या? चिनाब। ठीक है, चिनाब हो जाएगा। चिनाब नदी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और हिमाचल प्रदेश से निकलकर कहाँ जाती है? हिमाचल प्रदेश से निकलकर अगर इसकी बात करें तो हिमाचल प्रदेश से ये निकलकर कहाँ जाएगी? जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान में बहते हुए इसमें आकर झेलम नदी मिलती है। झेलम के बाद इसी में रावी आकर मिलती है। रावी के बाद इसी में सतलज नदी आकर मिलती है और आगे जाकर ये मैंने आपको बताया था कि आपका जो ना मिठानकोट नामक स्थान है पाकिस्तान में, वहां पर ये आपके सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है और उसके बाद आगे बहते हुए ये नदी कहाँ चली जाएगी? अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, चलिए जी तो देखते हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा ठीक है घग्गर नदी। ठीक है, देखिए घग्गर नदी कुछ ग्रंथों में कहा गया कि घग्गर नदी ही आपकी सरस्वती थी, लेकिन घग्गर को ही आपका दस्युदंती नदी के नाम से भी बताया गया है। ठीक है, दस्युदंती नदी के नाम से भी, दस्युदंती नदी के नाम से भी आपका किसको बताया गया? घग्गर को। व्यास की बात करें तो इसको विपाशा के नाम से जाना जाता था। विपाशा के नाम से इसको संबोधित किया गया है। सरस्वती की अगर बात करें, देखिए सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी का जो प्राचीन नाम था उसको लेकर कुछ पुस्तकों में इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है क्या? चितंग। ठीक है, चिंतंग, चिंतंग नाम दिया गया है। ठीक है, चिंतंग नाम दिया गया। ठीक है, तो चिंतंग नाम जो दिया गया है आपका चिंतंग। ठीक है, ये आपका कौन सी नदी का दिया गया है? सरस्वती नदी का। कुछ ग्रंथों में इसका नाम दिया गया क्या? चिंतंग नाम दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अस्कनी जो कहा गया है आपका ऋग्वेद में वो आपका चिनाब नदी को कहा गया है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, चलिए जी ये इसका प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपके आपके नदियों के नाम दिए गए हैं और मिलान करने हैं कि कौन सी नदी का क्या नाम था। देखिए आपका काबुल का नाम था कुभा, काबुल का नाम था कुभा। सतलुज का नाम था सतुर्दी, सतुर्दी। ठीक है, व्यास का नाम था विपाशा, व्यास का नाम था विपाशा और झेलम का नाम था वितस्ता। ठीक है, वितस्ता नदी के तट पर ही आपका ये ना सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे हाइड स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। वो भी आपका कौन सी? वितस्ता नदी के तट पर ही हुआ था, ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। तो देखो भाई कौन सा सही बैठेगा? ए का आ जाएगा कौन सा? दूसरा। तो ए का दूसरा इन दोनों में दिया गया, इन दोनों में तो है ही नहीं, तीनों में। ठीक है, तो ये तो आपको काटी दो बिल्कुल। ठीक है, ये तो होंगे नहीं। ठीक है, तो ए का रहेगा कौन सा? दूसरा, और बी का रहेगा तीसरा, दोनों में दिया गया है। इसके अलावा सी का रहेगा चौथा, इसमें दिया गया है, और ए का रहेगा पहला। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में आपके 5 ऑप्शन आते हैं, तो इसमें ई भी दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा यूपीपीसीएस में भी एक क्वेश्चन आया था आपका 2004 में। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो है किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है कौन से वैदिक पाठ के लिए या कौन से वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है, ये इसमें आपको बताना है। तो वेदांत शब्द का जो प्रयोग किया गया वो किसके लिए किया गया है, ये इसमें आपको बताना। देखिए भाई वेदांत शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो उपनिषद के लिए किया गया है। तो ना तो स्मृति के लिए किया गया है, ना ही आरण्यक और ना ही ब्राह्मण के लिए किया गया। ठीक है, तो उपनिषद के लिए किया गया है। ठीक है, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में खाली स्थान है के लिए अघन्या मारना नहीं चाहिए शब्द का प्रयोग हुआ है। देखो भाई ठीक है, ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। किसको? गाय को अघन्या कहा गया है।
गाय को अघन्या कहा गया है, और इसके मारने वाले को, जो इसकी हत्या करता था, उसको जो है मृत्यु दंड दिया जाता था। ऐसा आपका ऋग्वेद में इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसका जो सही आंसर आएगा, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में गायों के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अघन्य मतलब जिसको मारा नहीं जाएगा, जिसको मारा नहीं जाएगा। संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित इन नीतियों को खालिस्तान में विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो क्या दिया गया है, यानी कि किसमें दिया गया है, कुल मिलाकर कौन से ग्रंथ में? ये ग्रंथ पूछ रहा है आपको, ठीक है, इसमें पूछ रहा क्या, ये ग्रंथ पूछ रहा है, ठीक है, कि कौन से ग्रंथ में गृहस्थ धर्म के बारे में बताया गया है। ये आपका शायद पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन इस तरह से का कोई आया था। देखिए, ना तो स्रोत सूत्र में है, ना धर्म सूत्र में है, और ना ही श्लोक सूत्र में है। ग्रह सूत्र में इस बात की जानकारी मिलती है, ठीक है, गृहस्थ आश्रम के बारे में या गृहस्थ धर्म के बारे में, या जो है ना एक आपके गृहस्थ व्यक्ति के क्या क्या कर्तव्य होंगे, उन सब के बारे में किसमें दिया गया है, आपका ग्रह सूत्र में इस बात की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए है जी कौन से शब्द का प्रयोग होता था, ये आपको बताना है। जिस भूमि को जोता जा सके, जिस भूमि को जोता जा सके उसे क्या कहा जाएगा? जोती हुई भूमि जो होती थी उस भूमि को या तो क्षेत्र कहा जाता था, क्षेत्र ऑप्शन में नहीं है, या फिर उर्वरा भी कहते थे भाई उसको, उर्वरा भी उसको कहा जाता था। क्षेत्र या उर्वरा के नाम से उस भूमि को जाना जाता था जिस भूमि को जोता जा सकता था। ठीक है, इसके अलावा जोती गई भूमि को ऋग्वेद में अगर पूछ ले तो ऋग्वेद में सीता भी कहा गया है। ऋग्वेद में जोती जाने वाली भूमि को या उपजाऊ भूमि को या उर्वरा भूमि को सीता भूमि के नाम से भी जाना गया है। तो सीता भूमि भी उसको कह सकते हैं, तो उर्वरा भी कहा जा सकता है, क्षेत्र भी कहा जा सकता है, इसके अलावा सीता शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए जी आगे चलें। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो एक तरफ शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके अर्थ बताए गए हैं। ठीक है, तो भाई कौन सा अर्थ सही है? तो मिलान करना है, जोड़े आपको इसमें मिलान करने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करें उत्तरया। ठीक है, उत्तरया, तो उत्तरया का जो है आ जाएगा, इसका आ जाएगा उत्तरीय। ठीक है, इसका आ जाएगा उत्तरीय। कुल मिलाकर ए का तीसरा रहेगा, और ए का तीसरा केवल आपका एक में ही दिया गया है और ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ना तो बी होना, ना डी होना, और ना ही इसका आंसर आएगा सी। तो कुल मिलाकर आपका जो है बी अधिवास। अधिवास का मतलब होता है आपका समग्रह पोषक या पोशाक। ठीक है, समग्रह पोशाक। ठीक है, अजिन की बात करें तो अजिन में आ जाएगा वैरागियों का वर्ग। ठीक है, और वाप्ता की अगर बात करें तो वाप्ता में आ जाएगा हज्जाम या नापित। हज्जाम या नापित। ठीक है, हज्जाम या नापित शब्द का उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। हज्जाम नाई को कहते हैं भाई। ठीक है, हज्जाम किसको कहा जाता है? नाई को। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा? ए ऑप्शन। हाँ, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन में चले। ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था लेकिन ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कौन सा वो इतिहासकार था जिसने इस बात की जानकारी दी कि आपका जो ऋग्वेद है उसका जन्म भारत में नहीं हुआ था बल्कि कहां पर हुआ? उत्तर पश्चिमी भारत में नहीं हुआ बल्कि मध्य एशिया के क्षेत्र में हुआ, यानी कि ईरान के क्षेत्र में हुआ था। इस बात की जानकारी किसके द्वारा दी गई? मैक्स मूलर के द्वारा। ठीक है, तो मैक्स मूलर के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि भाई ऋग्वेद की जो उत्पत्ति हुई, ऋग्वेद का जो जन्म हुआ वो हुआ था कहां पर? तो वो हुआ था आपका ईरान के क्षेत्र में, यानी कि पश्चिमी आपका ईरान के क्षेत्र में, यानी कुल मिलाकर मध्य एशिया के क्षेत्र में भी कहा जा सकता है, या फिर ईरान के क्षेत्र में का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चले जी आगे चलते हैं। इनमें से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? बताओ कौन सी ऐसी देवी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गया है, ये आपको इसमें बताना है। तो ऋग्वेद में कौन सी देवी का उल्लेख नहीं किया गया ये आपको बताना। देखो भाई, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि आपका एक मिनट बताइए फटाफट इसका सही आंसर क्या होगा। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि सीता जो थी ये जोती जाने वाली भूमि, ठीक है, यानी कि जुताई करने वाली भूमि थी। ठीक है, सीता जो थी ये आपकी क्या थी? एक प्रकार की भूमि थी। ठीक है, और इसको जोता जाता था। ठीक है, जोता जाता था। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, ठीक है, ये आपका जो ना तारावती। ठीक है, तारावती। ठीक है, तारावती जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है।
बौद्ध धर्म में आपका एक आपकी शाखा है वज्रयान शाखा। बौद्ध धर्म में एक शाखा है जिसको वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है, वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है। तो उसी से संबंधित है आपकी कौन, तारावती। लेकिन तो ना तो आपकी भूमि आएगी, सॉरी सीता आएगी इसमें, और ना ही आएगी तारावती। जबकि अदिति का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में और उषा का उल्लेख भी किया गया है। तो कुल मिलाकर आपका पूछ रहा है कि ऋग्वेद में नहीं किया गया, निगेटिव पूछा गया है। तो पहला और दूसरा इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका कि भाई इनका उल्लेख नहीं किया गया ऋग्वेद में, यानी कि सीता और तारावती का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गया। ठीक है, चलिए जी आगे चले भाई, चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित था? ठीक है, सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित था? तो शरीर रचना विज्ञान, या बी में दिया गया शल्य चिकित्सा, और सी में है आपका भ्रूण विज्ञान, डी में दिया गया औषधि निर्माण विज्ञान। ठीक है, इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है कि भाई जो ना सुश्रुत जो संहिता थी उसका जो उल्लेख किया गया, ठीक है, उसका जो उपयोग किया गया, ठीक है, या मूल पाठ जो वस्तुतः है वो आपका शल्य चिकित्सा से संबंधित था। ठीक है, शल्य चिकित्सा से संबंधित था, इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बात समझे। चलिए जी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। चलो जी, स्त्री धन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्त्री धन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पर दिया गया है इसका अर्थ स्त्री की संपत्ति था, इसका अर्थ स्त्री की संपत्ति था। बी में है यह मां से पुत्री को हस्तांतरित नहीं होता था। तो कौन सा आंसर सही होगा ये इसमें आपको बताना है। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर स्त्री धन की बात की गई कि स्त्री धन किसको माना जाएगा, स्त्री धन किसको कहा गया। तो कुल मिलाकर देखो इसमें बात करूँ, ठीक है, आपका जो है स्त्री धन की अगर मैं बात करूं तो ये हिंदू परंपरा से जुड़ा हुआ शब्द है। स्त्री धन जो है ये हिंदू परंपरा से जुड़ा हुआ जो है आपका धन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि संपत्ति, ठीक है, संपत्ति का जो चरित्र है, ठीक है, संपत्ति का जो चरित्र है वो महिला की संपत्ति से लगाया गया है, महिला की संपत्ति को माना गया है। कुल मिलाकर आपका जो है पति से अलग होने के बाद भी वह जो महिला होती थी तो वो अपनी संपत्ति का या उस धन का, उस धन की हकदार थी, ऐसा इसमें माना गया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं इसका अर्थ है कि स्त्री की संपत्ति था। ये बात तो बिल्कुल सही है। यह मां से पुत्री को हस्तांतरित नहीं होती थी, ये बात गलत रहेगी। तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें गलत है, माता से पुत्री को हस्तांतरित नहीं होती थी, ये केवल आपकी स्त्री की संपत्ति हुआ करती थी। ठीक है, और जो स्त्री अपने पति से भी अलग हो जाती थी वो भी उसके पास रहती थी, या कोई विधवा होगी, किसी का पति का देहांत होगा तो भी पत्नी जो है उस संपत्ति की हकदार हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है, तो सही चुनना ना हटे। ये हिमाचल आपका जो पीजीटी का एग्जाम हुआ भाई 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्या है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वैदिक धर्म के विषय में असत्य, देखो गलत की पहचान करनी भाई। ठीक है, गलत की पहचान करने की गलत ऑप्शन कौन सा है, गलत ऑप्शन कौन सा ही देखना है। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2016 में जो एग्जाम हुआ उसमें आपका ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो देखिए भाई इसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया कि वैदिक धर्म के विषय में, वैदिक धर्म के विषय में असत्य कथन की पहचान करनी। असत्य कथन कौन सा है? देखो भाई, वैदिक मंत्र विविध देवों का स्तुति ज्ञान करते थे और साथ ही विश्व देवता या विश्व देवता के रूप में संयुक्त थे, बात सही है। वैदिक मंत्र विविध देवों की स्तुति या गान करते थे, ये बात बिल्कुल सही है। और आपका जो है विश्व देवा के रूप में संयुक्त रूप से थे, इनके बहुत सारे देवता थे। कुल मिलाकर ऋग्वेद में भी कई प्रकार के, यानी 33 कोटि 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। तो कुल मिलाकर पहला कथन आपका सही है। वैदिक देव परिवार में विश्वकर्मा और प्रजापति की उपस्थिति एकेश्वरवाद का प्रमाण नहीं, एकेश्वरवाद नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें एकेश्वरवाद का कोई प्रमाण नहीं है, इस काल में एकेश्वरवाद का प्रमाण नहीं है। सत्य एक है और ऋषि उसे विविध नामों से अभिहित करते हैं, ये बात भी सही है। वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते हैं, मानवीकरण करते प्रतीत होते हैं, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है ये पूछ रहा है गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन रहेगा आपका बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि जो ना वैदिक काल में एक देवता का उल्लेख नहीं किया गया, बहुत सारे देवताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जैसे कि अब मैं जो है कुछ प्रमुख देवताओं के नाम अगर मैं बताऊं, रुद्र का उल्लेख भी किया गया है जो पशुओं के देवता थे। इसके अलावा विष्णु का उल्लेख भी किया गया है, प्रजापति का उल्लेख किया गया है, इसके अलावा शिव का उल्लेख किया गया है,
सूर्य देवता का उल्लेख किया गया है, अग्नि का उल्लेख किया गया है, बहुत सारे देवताओं का उल्लेख किया गया। तो कुल मिलाकर बहुदेववादी थे, न कि एकेश्वरवादी। ठीक है, तो एकेश्वरवादी बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, तो ये आपका गलत रहेगा भाई। ठीक है, तो सी आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। निम्नांकित में से किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा? यानी कुल मिलाकर इसमें पूछा गया है आपसे क्या कि निम्नांकित में से किन पुराणों को, जो पुराण लिखे गए हैं हमारे, कौन से पुराण हैं जो पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा। यानी कि पुरातन का मतलब होता है प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास कहा है, तो कौन सो को कहा है ये आपको इसमें भाई बताना है। ठीक है, देखिए पुरातन इतिहास जो कहा गया है वो कहा गया है सबसे प्राचीन की अगर मैं बात करूं, देखो भाई सबसे प्राचीन जो पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा रहेगा? मत्स्य पुराण। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आंसर भी यही सही होगा। ठीक है, इसके अलावा वायु पुराण को भी प्राचीन पुराण माना जाता है। ठीक है, तो सी आंसर आपका सही इसमें हो जाएगा। ठीक है भाई, चले आगे। चलो जी, आसान सा क्वेश्चन था ये, तो इसमें कोई ज्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कुल मिलाकर इसमें भी हमको गलत आंसर देखना है। ठीक है, कि गलत कौन सा है। ठीक है, गलत कौन सा है ये हमको देखना। ठीक है, चलिए जी तो देखते हैं भाई। ठीक, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको इसमें बताना। तो गलत क्वेश्चन जो है, गलत क्वेश्चन का आंसर गलत बताना। ठीक है, चलो जी तो कौन सा गलत है ये इसमें हमको देखना होगा। ठीक है, चलिए जी देखते हैं भाई। ठीक, ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख किया गया है। मैंने आपको बताया कि 33 कोटि या 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख किया गया है। 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख जाबालोपनिषद में किया गया है। ये बात भी सही है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ऋग्वेद काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक थे। इस बात की तो जानकारी नहीं है भाई। ठीक है, इस बात की जानकारी ऋग्वेद काल में नहीं आती आपके, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आएगी। ठीक है, ऋग्वेद काल में नहीं आएगी। तो 4 वर्ण ऋग्वेद में 10वें मंडल में उल्लेखित है, ये बात भी सही। तो कुल मिलाकर देखो भाई, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और डी भी सही है। तो सीधी सी बात है कि आपका सी ही इसमें गलत होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, चले आगे। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है रामायणीय संहिता संबंध है। रामायणीय, ठीक है, रामायणीय संहिता जो है वो किससे संबंधित है ये इसमें आपको भाई बताना। ठीक है, तो रामायणीय संहिता किससे संबंधित है ये इसमें आपको बताना। ठीक है, रामायणीय संहिता की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी किससे संबंधित है भाई? सामवेद से। ठीक है, सामवेद से संबंधित है। ठीक है, देखिए सामवेद जो है इसकी 3 शाखाएं हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। एक शाखा को कहा जाता है गोथुम संहिता। गोथुम संहिता, ठीक है, क्या कहा जाएगा? गोथुम संहिता। एक मिनट, गोथुम नहीं भाई, कोथुम संहिता। क्या है? कोथुम संहिता। एक को कहा जाएगा क्या? कोथुम संहिता। कोथुम संहिता कहा जाएगा भाई। तो एक शाखा को कोथुम संहिता कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरी संहिता को क्या कहा जाएगा? तो जेमनीय संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाएगा भाई? जेमनीय संहिता कहा जाएगा। ठीक है, जेमनीय संहिता कहा जाएगा। जेमनीय संहिता कहा जाएगा। जेमनीय संहिता इसको कहा जाएगा। ये न है भाई। ठीक है, जेमनीय संहिता इसको कहा जाएगा। जेमनीय संहिता इसको कहा जाएगा। ठीक है, जेमनीय संहिता इसको कहा जाएगा। ठीक है, जेमनीय संहिता कहा जाएगा इसको भाई। ठीक है, इसके अलावा एक संहिता कहा गया क्या? एक संहिता कहा गया नंबर 3 पर राणायणीय संहिता। ठीक है, राणायणीय संहिता कहा गया। तो ये 3 संहिताओं का उल्लेख किया गया है आपका। कोमुद की बात करूं तो ये आपका गुजरात के क्षेत्र के लिए इसका उल्लेख किया गया है। गुजरात के क्षेत्र के लिए इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, जेमनीय संहिता की बात करूं तो ये कर्नाटक के क्षेत्र के लिए, ठीक है, कर्नाटक का वाला जो क्षेत्र है, कर्नाटक क्षेत्र के लिए इसका उल्लेख किया गया है। इसका गुजरात के लिए किया गया भाई। ठीक है, इसका गुजरात के लिए उल्लेख किया गया है। ठीक है, आवाज तो सही आ रही है ना भाई? ठीक है, बता दो कोई दिक्कत हो तो किसी प्रकार की। ठीक है, गुजरात के लिए इसका उल्लेख किया गया है। अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, आपका राणाणीय, राणाणीय जो है ये महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए, ठीक है, महाराष्ट्र क्षेत्र जो है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र के लिए इसका उल्लेख
किया गया है, महाराष्ट्र के लिए इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका ये जो संहिता है रामायणीय, ये सामवेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। और सामवेद में ही आपका क्या है, सामवेद में ही आपका संगीत का उल्लेख भी मिलता है। पहली बार जो है आपके 7 जो स्वर हैं, 7 जो स्वर हैं उनका उल्लेख भी आपका किसमें मिलता है? सामवेद में मिलता है, ठीक है। सामवेद से ही प्राप्त होता है, ठीक है। सामवेद से ही प्राप्त होता है, इसलिए आपको सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को ही संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो इसमें यज्ञ करने के नियम व कानूनों का उल्लेख प्राप्त होता है। यज्ञ करने के नियम व कानूनों का उल्लेख प्राप्त होता है। अथर्ववेद को सबसे श्रेष्ठ वेद माना गया है, या सामाजिक वेद भी इसको माना जाता है। इसमें आपका वशीकरण, प्रेम, विवाह, जादू टोना, ठीक है, मृत्यु, रोग, सब का उल्लेख आपका इसमें किया गया है। तो कुल मिलाकर आंसर जो आपका सही होगा वो हो जाएगा भाई सी, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ रहा होगा और क्लास आपको पसंद भी आ रही होगी, ठीक है। यदि आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और भाई चैनल को तो सब्सक्राइब आप लोग सभी कर ही लें जरूर, ठीक है। इसके अलावा यदि आप लोग जो है हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई जो ना हम लोग जो है चाह रहे हैं कि अब आप लोगों के लिए लाइव क्लास लाई जाए, ठीक है। डेली आपके जो है ये क्वेश्चन आंसर लाइव क्लास, ठीक है, लाइव में कराऊँ, ठीक है। तो आप लोग जो है मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में टाइम वगैरह बताएं भाई किस टाइम आपके लिए जो ना ये सही रहेगी क्लास, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि शाम के 7 से 8 बजे के आसपास, ठीक है, ये क्लास आपकी कराऊँ, ठीक है, या 6 से 7 के आसपास, ठीक है। क्योंकि देखिए दिन में आपका जो ना हमारी ऑफलाइन क्लास होती है, दिन में तो आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। या सुबह के समय आपका लगभग 7 बजे से बैच स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, हमारे 6 बजे से, ठीक है, 6 से 7 क्लास है, 6 से 7, 7 से 8 लगभग 12-1 बजे तक, ठीक है। उसके बाद भी क्लासें हैं, ठीक है। तो दिन में तो टाइम नहीं लग पाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास होती है, ठीक है। तो शाम को मैं आपकी जो है इसमें लाइव क्लास करा सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे जो है कमेंट करके जरूर बताएं किस टाइम जो है आप लोग चाहते हैं कि हिस्ट्री का आपको जो है ये PYQ जो है, ठीक है, ये आपके किस टाइम कराए जाएँ, ठीक है, किस टाइम सही रहेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से ही मैं आपको इसमें फिर आपका लाइव क्लास इसको करानी शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका एक मेवाद्वितीय ब्रह्मा सूक्ति उल्लेखित है, तो कौन से ग्रंथ में या कौन से उपनिषद में इसका उल्लेख है, ये आपको इसमें बताना। देखो भाई एक उपनिषद है आपका जो है आपका, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। छांदोग्य उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, और उसी में, ठीक है, उसी में आपका इसका उल्लेख किया गया है कि इसका एक मेवाद्वितीय ब्रह्मा का उल्लेख इसमें किया गया। छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। तो ए आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ए आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो रहेगा आपका प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता था? प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह से, ठीक है, प्रतिलोम विवाह क्या है पहले तो ये देख लो, ठीक है। प्रतिलोम विवाह उसे कहा जाता है जब उच्च जाति की महिला और निम्न जाति के आपका जो पुरुष होगा, ठीक है, उन दोनों का विवाह होता है, ठीक है। तो उच्च जाति की महिला, उच्च जाति की क्या होगी? महिला होगी, ठीक है। उच्च जाति की महिला होगी, ठीक है, उच्च जाति की महिला होगी, और निम्न जाति का होगा क्या? पुरुष, ठीक है। निम्न जाति का होगा पुरुष, ठीक है। निम्न जाति का होगा क्या? पुरुष, ठीक है। तो इन दोनों का जो विवाह होगा और उनसे जो उत्पन्न संतान होगी, इनकी जो संतान होगी, इनकी सॉरी, ठीक है, इन दोनों को जो विवाह होगा, ठीक है, इन दोनों के विवाह को ही कहा गया क्या? इन दोनों के विवाह को ही कहा गया क्या? प्रतिलोम विवाह, ठीक है, प्रतिलोम विवाह। इसके अलावा एक विवाह होता है अनुलोम विवाह, वो बिल्कुल इसका उल्टा होगा भाई, ठीक है। अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह में क्या होगा? अनुलोम विवाह में जो आपकी फीमेल होगी, जो फीमेल होगी, महिला जो होगी, वो तो होगी आपकी निम्न जाति से, ठीक है, वो होगी निम्न जाति से, और मेल जो होगा यानी कि पुरुष जो होगा, वर जो होगा, वो होगा उच्च जाति से, उच्च जाति से। उसको कहा जाएगा क्या? अनुलोम विवाह। प्रतिलोम इसका उल्टा होगा, यानी कि उच्च जाति की तो महिला होगी और निम्न जाति का पुरुष होगा, तो उसको कहा जाएगा क्या? प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह की अगर मैं बात करूं, इस विवाह में, इस विवाह के बाद जो आपकी संतान उत्पन्न होती है, उसको कहा गया, ठीक है, उसको कहा भाई उसको दर्जा क्या दिया जाएगा, ठीक है, उसको क्या दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। देखो भाई माता के दर्जे के समान नहीं दिया जाएगा, ठीक है,
पिता के दर्जे के समान, ठीक है, नहीं दिया जाएगा। तो माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा, ठीक है, माता पिता के दर्जे से भी निम्न दर्जा उस बच्चे को दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है आपका, ठीक है, ऐसा कहा गया है आपका कि भाई जो ना कि उस बच्चे को, ठीक है, उस बच्चे को माता पिता के दर्जे से भी नीचे का दर्जा या निम्न दर्जा उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। और MPPCS असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम 2017 में हुआ, उसमें ये आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन भाई आया था, देखने को मिला था आपको, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लो भाई, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, और आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, आज का जो आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जी, क्वेश्चन क्या है, समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं होता। समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं होता। किससे प्राप्त नहीं होता ये आपको बताना है। देखो भाई, ठीक है, 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद से प्राप्त होता है। और ऋग्वेद में आपका जो पुरुष सूक्त है, ठीक है, उसमें आपका जो है, ठीक है, जिसको 10वां मंडल कहा गया, उसमें भी इस बात की उल्लेख मिलता है। इसके अलावा महाभारत का जो शांति पर्व है, ठीक है, उसमें भी इस बात की जानकारी मिलती है। इसके अलावा विष्णु पुराण में भी आपका वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। लेकिन ऋग्वेद में जो आपका महाभारत में शांति पर्व है, इसमें भी आपका उल्लेख मिलेगा, विष्णु पुराण में भी उल्लेख मिलेगा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, जिसको आपका 10वां मंडल कहा गया, इसमें तो है ही है आपका। ऋग्वेद के नदीय सूक्त या नासदीय सूक्त जो है, इसमें आपका वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता। इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त नहीं होता भाई, ठीक है। चलिए, तो ये थी भाई हमारी क्लास आज की, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। और ये क्लासें आप लोगों को कैसी लग रही है इसके बारे में जरूर बताएं, ठीक है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, ठीक है। नमस्कार।